बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के हवाले से कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखेंगे कि दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं। ये नहीं कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं, जैसे हमने पिछले जो टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस किया कि हर ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हासिल करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। कुछ प्लांट को खाते हैं, कुछ एनिमल को खाते हैं, कुछ गले सड़े मवाद को खाते हैं, कुछ फिल्टर फीडिंग करते हैं, उसके बाद कुछ मैक्रोफेजिस फीडिंग करते हैं, कुछ पैरासाइटिक हैं। तो अगर देखा जाए तो खुराक हासिल करने का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है और डिफरेंट कैटेगरी की खुराक अंदर जा रही है। लेकिन यहाँ हम जो बात करें बेसिक नीड्स की, जो बॉडी को चाहिए, दुनिया में सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिनको ज़िंदा रहने के लिए सिंपल शुगर, अच्छा यहाँ सिंपल शुगर से मराद मोनोसेक्राइड्स हैं, अमाइनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक काफ़ी सारे कंपाउंड चाहिए। अब इन कंपाउंड्स के बगैर ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता या एनिमल ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस वजह से जितने भी आप कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं या जिस टाइप की भी फूड ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट कर रहा है, सबका बुनियादी मकसद एक ही है कि इन सारे रिक्वायर्ड एलिमेंट को या कंपाउंड को बॉडी को प्रोवाइड करना। क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सारे कंपाउंड ऑर्गेनिज्म किस तरह हासिल करेगा। जैसे अगर हम बात करें सोर्स की, तो नेचर के अंदर सिर्फ दो चीज़ें, पानी और ऑक्सीजन, ये इन सारी चीज़ों में से अबंडेंटली अवेलेबल है और इनको हासिल करना भी मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो ऑक्सीजन हवा से बड़ी आसानी से और हर वक्त मिल रही है, पानी भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो आसानी से मिल ही जाता है क्योंकि अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो अबंडेंटली अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वाइटामिन्स हैं, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, सिंपल शुगर है या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचर में ये इस तरह आसानी से नहीं मिलते। वो किसी न किसी आप कह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का पार्ट होंगे, किसी दूसरी टाइप ऑफ फूड का पार्ट होंगे। तो इस वजह से इनको ढूंढना पड़ता है, इनको हासिल करना पड़ता है फूड की शक्ल में या न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में। तो आप लोगों ने याद रखना, दो चीज़ें कॉमन हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो नेचर में बड़ी आसानी से नहीं मिलती। अच्छा, अगर नेचर में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड के सोर्सेज हैं उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उनमें ये चीज़ें विटामिन्स की शक्ल में मौजूद हैं, फैट्स की शक्ल में, प्रोटीन्स की शक्ल में, मिनरल्स की शक्ल में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, ये ज़्यादा वो शक्लें हैं जब फूड हम इंजेस्ट करते हैं तो इन शक्लों में ये अब कंपोनेंट या आप कह सकते हैं ये न्यूट्रिएंट मौजूद है। अच्छा, अगर हम फूड को अंदर लेके जाएं और ये सारी चीज़ें फूड के अंदर मौजूद हों तो इन सारी चीज़ों में से जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो जिस शक्ल में गए हैं वो उसी शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि विटामिन ए अगर किसी फ्रूट के अंदर मौजूद है, बॉडी में गया, तो विटामिन ए की शक्ल में ही वो यूटिलाइज होगा। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन होते हैं, इसी तरह मिनरल्स भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये बॉडी इनको इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकती। बॉडी ने इस्तेमाल करनी है सिंपल शुगर को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। लेकिन फूड में ये ज़्यादातर चीज़ें प्रोटीन, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन अगर इनको तोड़ा जाए तो ये चीज़ें निकलती हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा, सिंपल शुगर निकलेंगे, फैट्स को तोड़ा जाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल निकलेगा, प्रोटीन्स को तोड़ा जाएगा, अमाइनो एसिड निकलेगा। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि जब ये चीज़ें बॉडी में इंटर हों तो इन चीज़ों को तोड़ा जाए ताकि जो असल चीज़ है जिसको बॉडी ने इस्तेमाल करना है, जिस शक्ल में इस्तेमाल करना है, वो इन चीज़ों से निकल के बाहर आए। तो बाद दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म को डाइजेशन की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो सिंपल सा आंसर है कि ऑर्गेनिज्म ने इन शक्लों के अंदर चीज़ों को इस्तेमाल करना है, लेकिन फूड में ज़्यादा था। अच्छा, ये भी जहन में रखेंगे कि लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बात करता हूँ सिंपल शुगर यानी मोनोसेक्राइड की, तो हमारी जो खजूर है उसमें ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की शक्ल में मौजूद है। हम ज़्यादातर की बात करें कि जो ज़्यादातर फूड के कंपोनेंट है वो प्रोटीन, फैट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में मौजूद होते हैं।
तो इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे कंपाउंड को तोड़ा जाए। विटामिन और मिनरल्स एज इट इज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से इनकी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट किया जाएगा, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा बेटा, आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, जिस वक्त हम बात करते हैं किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में या किसी भी जगह जहाँ डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो सिंपल शुगर में या मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट ना हो जाए। बार दफ़ा क्या होता है कि प्रोटीन टूटने को डाइजेशन कहा जाता है, लेकिन उससे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई, फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन टूटी, डाइपेप्टाइड बन गया। अब चाहे वो पॉलीपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है, तो ये डाइजेशन तो हो गई है, लेकिन इसको कंप्लीट डाइजेशन नहीं कहेंगे जब तक प्रोटीन इतनी दफ़ा डाइजेस्ट ना हो कि अमीनो एसिड बन जाए। जब अमीनो एसिड बन जाएगी हम कहेंगे प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अमीनो एसिड को भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी मज़ीद बॉडी में तोड़ा जाता है, लेकिन वो डाइजेशन नहीं है, वो उसकी यूटिलाइजेशन है, उसकी एसिमिलेशन, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च जाती है तो वो पहले माल्टोज में कन्वर्ट होती है, तो माल्टोज डाइसेक्राइड है। तो यहाँ स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है उसकी डाइजेशन तो हुई है, लेकिन इसको कंप्लीट डाइजेशन नहीं कहेंगे। कंप्लीट डाइजेशन उसी वक्त होगी जब जो स्टार्च है वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह फैट्स की जब भी होती है वो आमतौर पे कंप्लीट ही डाइजेशन होती है, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो उसी शक्ल में वो मिल जाते हैं जब हम फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस वजह से ये दो, जब डाइजेस्टिव सिस्टम खासतौर पे ह्यूमंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप टूटती हैं, और जब तक उनसे ये चीज़ें नहीं बनती, इन सारी चीज़ों से जब तक ये सारी चीज़ें नहीं बनती तो उस वक्त तक वो डाइजेस्ट होती रहती है। और ये जब चीज़ें बन जाएंगी, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये इतने छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, दे कैन ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि सेल में चीज़ों ने जाके इस्तेमाल होना होता है। तो ये वाले कंपोनेंट डिफ्यूजिबल कंपोनेंट कहलाते हैं कि ये बड़ी आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए से आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में जा सकते हैं और बॉडी में इस्तेमाल होंगे। अब हमारे पास असल जो चीज़ है कि वो प्रोसेस होगा कैसे, किन किन स्टेप में वो कंप्लीट होगा, कि हमने कोई चीज़ ली और वो एंड तक किस तरह वो इस्तेमाल होगी और क्या क्या स्टेप उसके साथ होंगे। अच्छा, होलो का मतलब होता है मुकम्मल, ज़ोइक एनिमल, कि एक एनिमल जो न्यूट्रिशन यानी फूड को अंदर लेके जाता है, कंप्लीट प्रोसेस किन स्टेप में कंप्लीट होता है। होलोजोइक का मतलब है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ज़ोइक एनिमल को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ बाद दफ़ा क्योंकि जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो अमीबा भी आ जाता है, हालांकि अमीबा एनिमल नहीं है, क्योंकि हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल मल्टी सेलुलर है, जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन वो एनिमल लाइक ज़रूर है। तो बाज़ दफ़ा जब हम एनिमल की कैटेगरीज बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको प्रोटोजोन कहा जाता है, उनको भी बाज़ दफ़ा डिस्कस किया जा रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा जहन में रखेंगे। इंजेक्शन में क्या होता है कि हमने कम्प्लेक्स फूड को उसको हमने बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर उस कम्प्लेक्स फूड में जो जो चीज़ें डाइजेस्ट होने वाली हैं, जैसे मैंने कहा विटामिन डाइजेस्ट नहीं होंगे, मिनरल डाइजेस्ट नहीं होंगे, पानी डाइजेस्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि ये एज इट इज़ बॉडी इनको इस्तेमाल कर लेती है। तो फिर हमारे पास वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कम्प्लेक्स हैं उनको छोटे छोटे डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको डाइजेशन कहेंगे। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट है। अब डाइजेशन दो तरह की है, एक सेल के अंदर होगी जिसको इंट्रासेलुलर कहा जाएगा, एक सेल से बाहर होगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत दफ़ा स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, स्टूडेंट सेल को बॉडी के अंदर ही समझ लेते हैं कि जैसे एक सेल है, असल इंट्रासेलुलर की सेल के अंदर डाइजेशन होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ये सेल है, इसके अंदर डाइजेशन जो होगी वो इंट्रासेलुलर है। अब हमारा जो स्टोमिक है वो चूँकि बॉडी के अंदर है, और इस स्टोमिक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है, स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये भी क्योंकि बॉडी के अंदर हो रही है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। सेल होते हैं स्टोमिक की दीवार में, ठीक हो गया, और ये खाली जगह होती है। अब होता क्या है कि एंजाइम आते हैं और इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब चूंकि एंजाइम सेल से बाहर आए हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो बॉडी के डाइजेशन हुई है बॉडी के अंदर, लेकिन सेल से बाहर हुई है। हमने एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के लिहाज से देखना है, बॉडी के लिहाज से नहीं देखना। तो एंजाइम आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर आएंगे। और गट कैविटी, गट
का वर्ड हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो खाली जगह जहाँ से फूड मूव कर रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है वो गट कैविटी या इसको ल्यूमन भी कहा जाता है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो जगह है जहाँ फूड मौजूद होगा और डाइजेस्ट हो रहा होगा, इसको स्टोमक की ल्यूमन कहा जाता है। ल्यूमन इंटरनल स्पेस को कहा जाता है। उसके बाद फूड डाइजेस्ट हो गया, अब फूड ने इस्तेमाल होना है। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन के दो मतलब हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में आए, लेकिन काफ़ी सारे जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनमें ब्लड होता ही नहीं है, तो उनमें एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा कि जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो जाके सेल तक पहुँचे। अच्छा, ब्लड में आने का मकसद भी सेल तक पहुंचाना है, लेकिन हम एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तो ब्लड में आएगा, ब्लड से आगे टिश्यू में चला जाएगा, लेकिन ब्लड में आने को ही एब्जॉर्प्शन कहा जाता है उन एनिमल्स में जिसमें ब्लड मौजूद है। लेकिन जो दूसरे लोअर कैटेगरी जैसे प्लेनेरिया वगैरह है, इनमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सेल तक पहुंचाएगा, तो सेल तक पहुंचना भी, ये भी एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि इट इज़ अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइजेस्टिव रीजन इनटू द सेल, या तो सेल तक जा रहे हैं या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, फिर जब वो सेल में पहुंचेंगे, जाहिर बात ब्लड का मतलब भी सेल तक पहुंचाना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, और यूटिलाइजेशन हो की कैसे रही है, या तो उन फूड पार्टिकल से एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाएगी जैसे ग्लूकोज वगैरह सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर उन चीज़ों को मिला के कोई सेल का मटेरियल बनाए, जैसे अमीनो एसिड को मिला के एंजाइम बनाए जा सकते हैं, या सेल मेम्ब्रेन्स बनाई जा सकती हैं, फैट्स, ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें बन रही है, तो ये हमारे पास एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। और आखिर में जो वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो, क्योंकि जिस वक्त इंसान फूड खाता है तो बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे सेलुलोज हमारे हर प्लांट सेल के अंदर होती है, और हम काफ़ी सारी सब्जियां जब खाते हैं तो बहुत सारी सेलुलोज हमारी बॉडी में जाती है। हालांकि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, लेकिन उसके बावजूद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास नहीं है। तो वो चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं होगी उसको फिर बॉडी से बाहर निकालना, ये इजेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, यहाँ एक और बात अपना टर्म जो इजेशन के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो है एक्सक्रीशन। अब स्टूडेंट बाद दफ़ा इजेशन को एक्सक्रीशन कह देते हैं, हालांकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चीज़ गई, उससे जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई वो, या इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो ब्लड में चली गई या सेल तक चली गई, बॉडी में इस्तेमाल हो रही। जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, अब जो चीज़ें हमारी बॉडी में गई हैं, जैसे अमीनो एसिड हमारे सेल तक पहुँचे, ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुँचे, अब वो जाके इस्तेमाल होंगे, और बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है। जैसे मैंने कहा, अमीनो एसिड जिस वक्त आप कह सकते हैं इस्तेमाल होता है तो इससे एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाई जाती है जिसका नाम है यूरिया। तो अब यूरिया का बाहर निकालना ये एक्सक्रीशन कहलाएगा, यानी दो चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं हुई उसको बाहर निकालना डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो इजेशन कहलाएगा। लेकिन जो चीज़ें इस्तेमाल हुई और उसके बाद इस्तेमाल होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बना उसको बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या मेटाबॉलिज्म हुआ, बॉडी में चीज़ इस्तेमाल हुई और उसके बाद जो वेस्ट बना, जैसे मैंने कहा अमीनो एसिड बॉडी में इस्तेमाल होंगे तो बाज़ दफ़ा उनकी यूटिलाइजेशन से यूरिया बनता है। अब यूरिया का बाहर निकालना, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रीशन से जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से बाहर निकलती हैं, तो इस वजह से यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाएगा। तो ये दो टर्म आप लोग जहन में रखेंगे। इजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की अनयूज्ड या वेस्ट को कहा जाता है, और एक्सक्रीशन कहा जाता है जो बॉडी में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसके बाद जो वेस्ट बन रहा है उसकी एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होते हैं स्टूडेंट के माइंड में, तो इस वजह से इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह अगले टॉपिक से हम प्रॉपर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे कि उनमें ये सारे 5 स्टेप कैसे कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।